नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम करेंगे स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि जो हम चाय पीते हैं इससे कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी पायरिया, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो इनमें से चाय पीने से आपकी बीमारी होती है पायरिया। ओके, अब ये क्लास देखने के बाद आज से आप चाय पीना छोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, इसमें आ जाएगा आपका चीन। ओके, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? वह है चाइना। ओके, ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं उसमें जो गैस आती है वह कौन सी गैस होती है? आप कभी भी कुरकुरे खाए होंगे, तो आप जैसे ही उस थैली को खोल कर देखते हो तो उसमें कुरकुरे तो बिल्कुल कम निकलते हैं और गैस ज्यादा निकलती है। तो गैस कौन सी है? तो आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। जो कुरकुरे की थैली आती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे ऊंची मीनार बताना आपको। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी है झूलता मीनार, ऑप्शन नंबर सी है शहीद मीनार, ऑप्शन नंबर डी है कुतुब मीनार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुब मीनार। ओके, अगर ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ओके, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? यानी जो विद्युत बल्ब आता है उसके अंदर आप देखते होंगे, तो जैसे हम उसे फोड़कर देखते हैं तो उसमें व्हाइट व्हाइट सी एक परत आ जाती है, या जो बल्ब होता है कभी वो फीच हो जाता है, तो आप देखोगे उसमें जो व्हाइट व्हाइट सी जो परत आती है वो गैस के कारण ही आती है। तो जो विद्युत बल्ब है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। तो इसमें से आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आर्गन। जो विद्युत बल्ब है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? उसके अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। आगे चलते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। वैसे ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो इसमें आप वैसे तो कैसे भी कर सकते हो, आप बता दो कि कोई महिला 4 मीटर की पहन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अनुमानित लंबाई है वो आपको बतानी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 5.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 7 मीटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 मीटर। अब आपको आज से ध्यान चल जाएगा कि जो औरत है उसकी साड़ी की लंबाई कितनी होती है? 5.5 मीटर। वैसे छोटी बड़ी भी आप पहन सकते हो, लेकिन इसमें जो अनुमानित लंबाई है वह मानी जाती है 5.5 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, तो आज से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा ये। तो आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? यानी जो साइकिल है इसका आविष्कार किस देश ने किया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, जर्मनी। वैसे तो आप सभी भारत करते, क्योंकि भारत में काफी लोग पहले साइकिल चलाया करते थे, लेकिन साइकिल का आविष्कार कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, इसका जो कोई सा भी एग्जाम हो उसमें इनका काफी ज्यादा रोल रहता है। जो सब्जेक्ट है उससे आउट भी पूछ लेता है जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन है वो। तो इसमें मैं सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी है वह किस देश में बहती है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी
चीन, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो लाल नदी है वह कौन से देश में बहती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम में। ओके, जो लाल नदी है वह कहाँ बहती है, वियतनाम में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है। ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है ये मैंने पहले भी कराए हैं क्वेश्चन। जो अपना जीके का क्विज होता है, यानी कि जो डेली में जीके के शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चन लेकर आता हूँ स्टैटिक जीके के, ताकि आपकी जीके पर पकड़ मजबूत हो सके। इसलिए मैं रोज वहां पे एक शॉर्ट वीडियो जीके का डालता हूँ, तो आप जाके देखना शॉर्ट वीडियो में, आपको सारे क्वेश्चन, इसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो स्टैटिक जीके के है, बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तरह तरह के। तो आपको, आप डेली ही वो शॉर्ट वीडियो देखा करो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है, यानी कि इनमें से कौन सा वृक्ष ऐसा है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज आती है। ऑप्शन नंबर ए मैट्रिक का पेड़, ऑप्शन नंबर बी देवदार का पेड़, ऑप्शन नंबर सी शीशम का पेड़, ऑप्शन नंबर डी है बरगद का पेड़। तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, मैट्रिक का पेड़। जो मैट्रिक का पेड़ है इसे काटने पर बच्चों की रोने की तरह आवाज आती है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है, यानी जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसे गाने में कितना समय लगता है, यानी कितना समय इसके लिए तय किया गया है। तो इसमें आप सभी को पता होगा वैसे, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 42 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 65 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 60 सेकेंड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 सेकेंड। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसे गाने की समय अवधि रखी गई है 65 सेकेंड, यानी कि 65 सेकेंड में हम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसे गा लेते हैं, या इससे पहले भी गा लेते हैं हम कई बार, लेकिन इसकी समय अवधि है 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसे गाने की समय अवधि कितनी है, तो इसका भी आप सभी को पता होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 52 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन बहुत से लोगों को क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, इनमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो इसलिए ये स्टैटिक जीके की क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है इसमें आपके अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सको, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है, यानी कि आपने कुंभकर्ण का नाम तो सुना ही होगा कि कुंभकर्ण जो रावण का भाई था वह 6 महीने सोता था, लेकिन ऐसा जीव बताना है जो उससे भी ज्यादा सोता है, यानी कि 3 साल तक सोता है लगातार। तो कौन सा जीव है वो। ऑप्शन नंबर ए केंचुआ, ऑप्शन नंबर बी जेली, ऑप्शन नंबर सी शार्क, ऑप्शन नंबर डी घोंगा। तो इनमें से आप शार्क के पास में तो चले मत जाना, वरना वो सोती नहीं है, वो आपको सुला देती है। आगे देखते हैं हम इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वीं में हमारा ऑप्शन नंबर डी घोंगा। ओके, जो घोंगा है ये लगातार 3 साल तक सोता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगा लो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको अच्छे से देखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाक से। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है शेरशाह, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। जो भारतीय मुद्रा है इसका नाम रुपया किसने दिया था, यह आपको बताना है कि जो भारतीय मुद्रा है इसका नाम रुपया किस शासक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह। शेरशाह ने जो भारतीय मुद्रा है इसका नाम रुपया दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है, यानी कि किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। इसका आप सभी को पता होगा कि उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहते हैं। ओके, किसे कहते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि, जापान को, यानी कि किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे देश पूछ रहा है तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान को। अगर आपको राज्य पूछे तो आपको, अगर राज्य पूछे भारत के अंदर तो आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, आगे देखते हैं। भारत के कितने राज्य
बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, यानी जो भारत के कितने राज्य हैं ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 6 राज्य, ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य, ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य। 15 में आपका राइट आंसर बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 राज्य। यानी कि जो भारत के कितने राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 7 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? यानी कि जियो और जीने दो किसका नारा है, यह आपको बताना है कि इनमें से यह नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महावीर स्वामी ने या भगत सिंह ने? मुझे पता है इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें ये समझ लो आप कि 50% लोग हैं वह इस प्रकार के प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन कोई नारा या कोई वाक्य पूछता है तो उसमें अगर महात्मा गांधी का नाम आ जाता है तो बच्चा क्या करता है, बिना देखे ही महात्मा गांधी राइट कर देता है, क्योंकि अधिकांश नारे तो महात्मा गांधी ने दिए और तो कोई नारा दे ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, इसमें महात्मा गांधी कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस का तो ये नारा ही नहीं था, महावीर स्वामी तो काफी पहले की बात हो गई, भगत सिंह उस टाइम थे तो इन्होंने भी ये नारा नहीं दिया था, तो इसमें दे कौन सकता है, महात्मा गांधी, जो कि आपका गलत है। जियो और जीने दो का नारा है महावीर स्वामी का, ये नारा काफी टाइम पहले का है। ओके, तो ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब आप देखोगे पाकिस्तान देश में, पाकिस्तान जैसे देश में हिंदी तो नहीं बोली जा सकती, इंग्लिश का तो आप बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो हिंदी ठीक से बोल लेंगे वही बात बड़ी बात हो जाएगी, तो इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते। रही बात फारसी की, फारसी उन्हें आती नहीं है, तो फिर कौन सी बची, इसमें बच जाएगी उर्दू आपकी, क्योंकि अगर हिंदी पूछे तो भारत के लोग जरूर हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश की बात है तो भारत में से काफी लोगों को भी इंग्लिश आती है। अगर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा की बात करें हम, तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, लेकिन हमारी मातृभाषा है हिंदी। ओके, यानी कि जो भारत की राजभाषा है वह कौन सी है, हिंदी है, लेकिन अधिकांश लोग भारत में क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश में इंग्लिश तो क्या, उन्हें इंग्लिश तो आती नहीं है, पहली बात तो है, उसमें से गिने चुने लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां की भाषा कौन सी हो जाएगी, उर्दू। ओके, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वह है उर्दू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं, यानी कि जो झीलों की नगरी है वह कौन से शहर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी रायपुर, ऑप्शन नंबर डी रामपुर। तो आप सभी को पता है कि जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलों की बात करें तो वह है उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को हम कहते हैं झीलों की नगरी, जिसमें पिछोला जैसी झीलें काफी आकर्षक झीलें हैं। ओके, तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है हमारे राजस्थान में। ओके, आप सभी को पता होगा उदयपुर कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर है हमारे राजस्थान में। ओके, उदयपुर कहाँ पे, राजस्थान में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। अब ये आपको बताना है कि किस पेड़ की लकड़ी, जो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने से भी ज्यादा महंगी है। ऑप्शन नंबर ए शीशम, ऑप्शन नंबर बी बरगद की लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी लाल चंदन की लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी पीपल की लकड़ी। तो इसमें आप ये देखो, शीशम की लकड़ी ये भी काफी महंगी लकड़ी होती है, लेकिन सबसे महंगी की बात करें जो कि सोने से भी महंगी होती है, तो वह आपकी लाल चंदन की लकड़ी। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज करके रख देगा। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें कितने शेर होते हैं ये आपको बताना है। तो आप देखोगे कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, उसमें कितने शेर होते हैं। आप देखोगे दोनों तरफ 2 होते हैं। ओके, एक सामने होता है, तो आप देखोगे 3 शेर होते हैं, है ना। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं, तो उसमें 3 शेर होते हैं, तो ये गलत है। तो इसमें 3 शेर नहीं होते हैं।
क्योंकि अब आप ऑप्शन में देखोगे 2 4 6 8, तो आप इसमें से क्या करोगे, आप इसमें से 2 कर दोगे, क्योंकि 3 होते हैं, 3 ऑप्शन में नहीं है तो आप 2 कर सकते हो, क्योंकि आपको 3 दिखते हैं, क्योंकि एक सामने और 2 साइडों में 3 ही दिखते हैं आपको। लेकिन गलत है ये आपका, क्योंकि इसमें एक पीछे की तरफ भी शेर होता है, तो इसमें 3 शेर होते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है कौन सा है, पहले तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, तभी आप ये शेर बता पाओगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह का भी पता नहीं रहता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, जिसमें कितने शेर होते हैं, तो उसमें 4 शेर होते हैं, 3 हमें दिखाई देता है, 1 हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, क्योंकि जो लोग खेल से संबंधित नहीं है, जो लोग खेल नहीं देखते हैं या जिनकी खेल में रुचि नहीं है, तो उन लोगों को नहीं पता होता है। तो जो भारत का खेल है कबड्डी, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, तो कबड्डी में आपके होते हैं 7 खिलाड़ी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में होते हैं आपके 7 खिलाड़ी। ओके, अच्छे से ध्यान में रखना है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे ज्यादा किस देश में झीलें पाई जाती है। जो झील है वह सबसे ज्यादा किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी चीन। वैसे तो अगर इसका राइट आंसर देखें हम, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा फिनलैंड, लेकिन फिनलैंड ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, इनमें से बताना है कि इन देशों में से किस देश में सबसे ज्यादा झील पाई जाती है। तो इन देशों में से आप देखोगे जापान में नहीं पाई जाती, भारत में झीलें पाई जाती है, लेकिन इतनी नहीं पाई जाती। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा में इन देशों में से सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती है। अगर कनाडा नहीं हो, इसमें अगर ऑप्शन में फिनलैंड हो, तो ये मान लेना आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ओके, लेकिन इसमें है कनाडा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ओके, आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे। यानी कि ये बताना है कि अंग्रेज सबसे पहले भारत में कब आए थे। तो इन सन में से सबसे पहले अंग्रेज भारत में कब आए थे, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले अंग्रेज आए थे, ऑप्शन नंबर सी 20 मई 1498 ईस्वी में। अंग्रेज सबसे पहले भारत में कब प्रवेश किए थे, 20 मई 1498 ईस्वी में। ओके, यहाँ पे भारत में आने की बात की गई है, नहीं कि भारत में सत्ता स्थापित करने की। ओके, तो भारत में अंग्रेज सबसे पहले कब आए थे, 20 मई 1498 ईस्वी में। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है। यानी कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पशु है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो सबसे अधिक मात्रा में पशु कौन से राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ओके, सबसे अधिक मात्रा में पशु कौन से राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं हम। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जो भारत है इसमें कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ओके, भारत में कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है, गुजरात में। ओके, इनमें से बताना आपको कि इनमें से भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात। ओके, ये थे हमारे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के, यानी कि जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।